चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका पटना कलम। और यह पटना कलम जो है बीपीएससी के जो चित्रकला जो टॉपिक है कला संस्कृति, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 कला मेन रूप से पढ़ना होता था और इस बार आपको मधुबनी और मंजूषा ये भी पूछे जाएंगे, क्योंकि लघु उत्तरीय 2 और ऐड हो गया। जो 68 में मेंस लिखेंगे तो उन्हें कला के जितने भी प्रश्न हैं सबको पढ़ के जाना चाहिए। और खास करके जो आपका पूछा गया है, जैसे 67 में मौर्य कला पूछा गया, ठीक है, तो मौर्य कला ना पूछ करके इस बार जो है आपको पाल कला या पटना कलम में से एक तो दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा ही पूछेगा, और 2 लघु उत्तरीय में जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो हो सकता है वो मधुबनी चित्रकला शैली, मधुबनी पेंटिंग या फिर मंजूषा शैली, या फिर दोनों पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हर एक टॉपिक को पढ़ना अति आवश्यक है और समझ विकसित करके रखिए, क्योंकि अब जो है बीपीएससी रिसर्च के दौर से गुजर रहा है, तो वो कब कौन सा प्रश्न पूछ देगा वो अब गेस करना मुश्किल काम है। ठीक है, पहले क्या था कि हम लोग भी गेस करते थे कि इस बार ये आया है तो अगले साल ये आने की संभावना, क्योंकि एक ही कला संस्कृति का प्रश्न था। अब वहाँ 3-3 प्रश्न होंगे तो 4-5 टॉपिक है ही, उसमें से कौन सा 3 डाल दिया जाएगा लघु उत्तरीय में, कौन सा दीर्घ उत्तरीय में, कहना मुश्किल हो गया। इसीलिए सबको सब पढ़ के जाना, और प्री में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भूमिका में क्या लिखा गया है। कोई भी प्रश्न बनाने से पहले हम उसका भूमिका लिखते हैं। सबसे पहले इस कला शैली को पटना कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना कलम शैली। ठीक है, तो पटना कलम शैली को भूमिका अगर देंगे तो किस प्रकार से देंगे, तो भूमिका में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कला मानव की कल्पनाओं की अभिव्यक्ति है। कला क्या है? मानव जो कल्पना करता है उसको मूर्त रूप देता है, वही कला है, जिसके माध्यम से किसी कालखंड के संस्कृति के बारे में पता चलता है। संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति आप जानते ही हैं, इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो किसी कालखंड का विशेष रूप से सभ्यता और संस्कृति पे विशेष फोकस होता है। जितनी भी भौतिक जानकारी एकत्रित करते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब सभ्यता का पार्ट है। और वहीं पे अगर हम धार्मिक, कला, संस्कृति, कला का पार्ट पढ़ते तो वो संस्कृति का पार्ट हो जाता है। तो किसी भी कालखंड की संस्कृति का कला से पता चल जाता है। खास करके इसमें मूर्ति कला, चित्रकला, गुफा कला शैली, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर संस्कृति के पार्ट हो जाते हैं। तो वही है लिखा हुआ, जिसके माध्यम से किसी कालखंड के संस्कृति के बारे में पता चलता है। और इस कला के विकास में पटना कलम का विशेष स्थान है। ठीक है, क्योंकि यह बिहार का है और बीपीएससी बिहार का ही एग्जाम है, तो इसीलिए बिहार से रिलेटेड कला संस्कृति ही पूछे जाते हैं। पटना कलम शैली किसी लेखनी का नाम नहीं है। कलम से लगता है कि लिखने वाला कुछ चीज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पटना कलम शैली लेखनी का नाम नहीं है, बल्कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में, ठीक है, जब कलाकारों को प्रश्रय नहीं मिला तो ये कलाकार देश के विभिन्न भागों में जाकर के, देखिए जो औरंगजेब था अंतिम मुगल बादशाह, महत्वपूर्ण, ऐसे तो उसके बाद उसके पुत्र भी हुए हैं, लेकिन दिल्ली कहिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम बादशाह मुगल के रूप में, महत्वपूर्ण के रूप में औरंगजेब ही है। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। औरंगजेब कला प्रेमी नहीं था, वो ना ही संगीत सुनता था और ना ही चित्रकार को देखना चाहता था। ठीक है, तो वो जितने भी उससे पहले अकबर के समय में, हुमायूं के समय में जो सब चित्रकार वहां पर थे, शाहजहां के समय में, तो वो सब को भगा दिया जाता है, उस दरबार से हटा दिया जाता है। तो जो चित्रकार था, मेन रूप से चित्रकार को तो आश्रय राजा महाराजा या जो अमीर व्यक्ति थे उस समय, धनवान व्यक्ति थे, वही देते थे, क्योंकि वही अपना चित्रकारी करवाते थे। लेकिन जब बादशाह ही इसका विरोध करने लगा, चित्रकला का, संगीत कला का, तो फिर वह चित्रकार कहाँ चले गए? देश के अन्य भागों में चले गए, यानी दिल्ली सल्तनत छोड़ करके देश के अन्य भागों में चले गए। और इसी दरमियान वो कुछ कलाकार राजस्थान चले जाते हैं,
वहाँ पर उन्होंने लोकल कोटा शैली का विकास किया। कुछ कलाकार किशनगढ़ चले जाते हैं, वहाँ किशनगढ़ शैली का विकास किया। और कुछ कलाकार बिहार पटना आकर के बस जाते हैं और जो लोकल कला का जो निर्माण करते हैं वही पटना कलम शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कब हुआ, तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध यानी 1707 के आसपास की घटना है, जब औरंगजेब था ही, उसकी मृत्यु से पहले ही इन सब कलाकारों को वहां से भगा दिया जाता है। ठीक है, अब पटना शैली की क्या विशेषता है, तो पटना शैली में 3 प्रकार की शैली आपको दृष्टिगोचर होगा। 3 प्रकार के कला संस्कृति वहां दिखाई देंगे। सबसे पहला कला संस्कृति आपको उसमें दिखेगा मुगल शैली, दूसरा स्थानीय शैली दिखेगा और तीसरा ब्रिटिश शैली। तीनों शैली यहाँ पे दिखेंगे, तीनों का मिक्सचर है। चूंकि मुगल काल का जो उस समय का जो कलाकारी वो तो था ही, जो आसपास के लोग कलाकारी कर रहे थे, पटना बिहार के आसपास के लोग, वो भी कलाकारी उसमें इंक्लूड हो गया। और साथ साथ अंग्रेज, चूंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, तो अंग्रेज कलाकार के जो भी कला संस्कृति था उसको भी उसमें शामिल किया गया, क्योंकि मेन खरीदार व्यापारी ही थे। जो चित्रकारी या चित्र पेंटिंग जो बनाया जाता था उसके खरीदार मेन रूप से कौन थे, अंग्रेज लोग थे। क्योंकि जिसके पास पैसा होगा, उससे पहले राजा महाराजा लोग खरीदते थे, तो राजा महाराजा तो खरीद नहीं रहे हैं, और भी जो प्रांतीय शासक है उनकी स्थिति उतनी बेहतर है नहीं, तो जो अंग्रेज व्यापारी आते थे तो वो सब इनके पेंटिंग को खरीदते थे। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भी प्रभाव उस पेंटिंग पर था। यानी तीनों शैली मिल करके यह पटना शैली बन चुका था। यानी उसमें मुगल शैली का भी प्रभाव था, स्थानीय शैली का भी प्रभाव था और ब्रिटिश शैली का भी प्रभाव था। अब स्थिति कहाँ कहाँ पर यह चित्रकारी किया जाता था, तो सामान्यतः इसको चित्रकला शैली को कागज पर, सिंपल कागज होता है कार्डबोर्ड वाला मोटा कागज, उस पे किया जाता था। हाथी दांत पर भी किया जाता था। हिरण के जो कह सकते हैं वो क्या बोलते, चमड़ा, जो हिरण का चमड़ा होता था उस पे, हिरण के सींग होते थे उस पे, शीशा पे भी यह कलाकारी किया जाता था। सामान्यतः ये छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, लघु चित्र के रूप में जाने जाते थे। इस कारण से इसको मिनिएचर्स शैली भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पीटी में पूछा जा सकता है कि किस कला शैली को मिनिएचर्स कला शैली भी कहा जाता है, तो पटना कलम को मिनिएचर्स भी कहा जाता है। याद रखेंगे किसको कहा जाता है, पटना कलम को मिनिएचर्स शैली भी कहा जाता है, मिनिएचर्स। तो ये लाइन और ये जो हमने लिखा था 66 बीपीएससी मेंस में, वो सेम टू सेम हमने टाइपिंग करवा दिया। ठीक है, और मुझे अच्छे मार्क्स यहाँ पे दिए गए थे। तो अगर आप भी इस तरीका से लिख देते हैं अच्छे से तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें रंगों का जो प्रयोग था, सामान्यतः प्राकृतिक गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो कि विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं से बनाए जाते थे। जैसे पीला रंग पुआल, लार होता है ना धान का, लार पुआल, तो इससे पीला रंग बनाया जाता था। गोल्डन कलर जो था गोबर से बनाया जाता था। लाल रंग लाह जो होता है, लाह जिससे लाठी बनता है, उससे लाल रंग बनाया जाता था। उजला मिट्टी भी होता है, गोड़िया मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, नहीं होता है गाँव घर में, जिससे आप लोग देखते होंगे कि जो आंगन नीपते थे पहले ग्रामीण लोग, या मिट्टी का जो चूल्हा हुआ करता था, तो उस तरह के मिट्टी का प्रयोग उजला रंग में करते थे। काला के लिए काजल का प्रयोग करते थे, कारिक का काजल। हरा के लिए पत्ते का प्रयोग, क्योंकि उस समय प्राकृतिक रंग ही थे, कृत्रिम रंग की कमी थी। केमिकल वाला रंग उस समय उतने भारी मात्रा में नहीं मिलते थे आसानी से, तो ये लोग प्रकृति में जो चीज प्राप्त होता था उसी से कलर अपना बना करके पेंटिंग करते। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान में बाजार में विभिन्न कृत्रिम रंग उपलब्ध होने के कारण अब रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब जो कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है, चूंकि अब बाजार में तरह तरह के रंग अवेलेबल है,
तो कोई अब बनाना नहीं चाहेगा कि अब पत्ता को पीस करके हरा बना, उसमें मेहनत ज्यादा था। जब नहीं था तब लोग उसका यूज करते थे। ब्रश के लिए पहले क्या थे कि प्राचीन समय में ब्रश कलाकारों के द्वारा बनाया जाता था। पहले जो समय था, जब मध्यकालीन समय में, शुरुआत में, ये प्राचीन की जगह शुरुआत कर लीजिएगा, शुरुआत समय में जो इसके कलाकार थे वो ब्रश क्या करते थे, गिलहरी के बालों को, ठीक है, गिलहरी के बालों को बनाते थे और उसको खास करके जो कबूतर होता है, कबूतर के पंख में फंसा करके बनाया जाता था, या मोर के पंख में फंसा करके उसको ब्रश को बनाते थे। किंतु आगे अभी वर्तमान में क्या है, कृत्रिम ब्रश मिल ही रहा, अवेलेबल है, तो कलाकार कृत्रिम जो अभी मार्केट में ब्रश मिलता है उसी ब्रश का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें जो किस किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यतः तीन प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, बनाए गए थे। पहला है जनसाधारण का चित्र, दूसरा मानव है, तीसरा जीव जंतु पशु पक्षी। मानव के चित्र में लकड़ी काटती बढ़ई, मतलब जन सामान्य का चित्र यहाँ पे ज्यादा बनाया जाता था। लकड़ी बढ़ी काट रहा है, मछली बेचती औरत, कोई औरत है जो मछली बेच रही है उसका चित्र बना दिया, कोई किसान है हल जोत रहा है तो उसका चित्र बना दिया, कोई लोहा सोनार जो है सोना का या आभूषण बना रहे उसका चित्र बना दिया, लोहार कोई जो है आग में कोई वस्तु बना रहा है तो उसका चित्र बना दिया, स्मारक का कोई बड़े बड़े जो स्मारक होते थे जैसे ताजमहल है, चाहे पटना का जो भवन है विधानसभा, वो सब का चित्र बनाया जाता था, जैसे गोलघर हो गया। तो इस तरह का चित्र यहाँ पर बनाए जाते थे। मानव के भी चित्र को बहुत ढंग से बनाया जाता था। मानव के रूप रंगों पर विशेष सौंदर्यता देखने को मिलता है इस चित्रकारी में, जैसे गहरी आंखें, भारी भौहें, नकीली नाक, पतला चेहरा, इस तरह का वहां पे जो चेहरा की सुंदरता पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था पटना कलम में। फिर जीव जंतु में भी पशु पक्षियों के चित्रों को इस प्रकार दर्शाया जाता था कि लगे कि जीवंत है। मधुबनी में क्या है, मधुबनी एक सांकेतिक चित्रात्मक है। मधुबनी पेंटिंग में हमने देखा था क्या था, वो आप सांकेतिक रूप से उसमें चित्र बनाया जाता था। मधुबनी में आप देखिएगा सांकेतिक है, अगर कोई मानव का भी चित्र बनाया गया तो संकेत रूप में, सूर्य का भी है तो संकेत के रूप में, लेकिन यहाँ रियल रूप दिया जाता था कि जीवंत मालूम हो, जैसे लगे कि एकदम रियल है, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर विशेषताएं देखने को मिलती थी। अब देखिए इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या थी। इस चित्रकला शैली को बनाने में कलाकार आकृति और अंकन साथ साथ करते थे। बहुत कलाकार क्या होता है, जैसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, जैसे आपको कुछ भी बनाना है, ठीक है, जैसे फूल बनाना, ठीक है, अगर फूल बनाना है तो पहले हमने इसको स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसको कलर कर रहे हैं। तो ये कलाकार इस तरीके से नहीं करते थे, ये साथ साथ करते थे, स्ट्रक्चर पहले नहीं बनाते, यानी आकृति का अंकन और रंगन साथ साथ ही होता था। उसके बाद बॉर्डर जो होता था, बॉर्डर जो कोई पेज होता है उसका बॉर्डर होता है ना, तो वो इसमें नहीं बनाते थे, बॉर्डर को नहीं छोड़ते थे। उसके बाद जो इसका पीछे का जो बैकग्राउंड होता था, जो मेन फिगर है उसके पीछे का बैकग्राउंड भी नहीं कलर करते थे, वो भी व्हाइट ही छोड़ देते थे, ठीक है। तो ये इसका विशेषता था कि हैंड कैप जो होता है, हैंडस्केप, वो बॉर्डर नहीं बनाते थे, और बैकग्राउंड जो था, कोई भी चित्र बनाए, जैसे कोई महिला का चित्र बना दिए यहाँ पर, तो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कलर नहीं करते थे, वो व्हाइट ही रहता है। तो ये इसकी विशेषता है। उसके बाद है इसका प्राप्ति स्थल कहाँ कहाँ है, आरा, कटरा, दीवान मोहल्ला, ठीक है, ये सब पटना का, मच्छरहट्टा चौक है, ठीक है, लोधी, मुगलपुरा, इन सब क्षेत्रों में इसके कलाकार बैठ करके चित्रकारी किया करते थे, ठीक है। अब आ जाइए इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हुए। तो सबसे पहले कलाकार का नाम है 18वीं सदी में, वो थे सेवकराम। क्या नाम है इनका, सेवकराम। शुरुआती दौर के कलाकार हैं और ये खास करके हिंदू त्योहार,
होली, हिंदू त्योहार, ये सीधे लिख दीजिएगा। यहाँ पर शुरुआती दौर के कलाकार है सेवक राम। हुलास लाल था, ये खास करके हिंदू त्योहार, होली, दिवाली का चित्र बनाते थे। माधव लाल थे तो ये बनाते थे आपका रागनी गंधारी का चित्र बनाए हैं माधव लाल, 19वीं सदी के कलाकार का नाम है। शिव दयाल लाल है, इन्होंने मुस्लिम निकाह का चित्र बनाया है। महादेव लाल जो इनका फेमस चित्र है, बिना बजाती बिरहनी का चित्र बनाया है महादेव लाल ने। यमुना प्रसाद ने बेगम की शराबखोरी का चित्र बनाया है। और मॉडर्न युग में अभी वर्तमान में जो कलाकार है उनका नाम है राधा मोहन बाबू और ईश्वरी प्रसाद। ये पटना आर्ट कॉलेज के आचार्य और छवि चित्र के पारखी भी हैं। और ईश्वरी प्रसाद जो है मूल रूप से कलकत्ता के निवासी हैं। तो ये सब कलाकार अभी वर्तमान में भी हैं, ठीक है, आधुनिक युग के कलाकार हैं। अब देखिए वर्तमान में इस कला को तारकनाथ बढेड़िया तथा राजेंद्र प्रसाद जैसे कलाकार द्वारा जीवन प्रदान किया जा रहा है। यानी अभी अगर पूछे कि वर्तमान में पटना कलम के कौन कौन से कलाकार हैं, तो नाम तक यहाँ लिखा गया था, मेरे द्वारा हमने लिखा था, क्योंकि हमने यह जो नोट्स बनाया था वह किसी न्यूज़पेपर में उसके बारे में आर्टिकल छपा था, तो वो न्यूज़पेपर से हमने इतना डीपली जानकारी इसके बारे में हासिल की थी। तो बुक में इतना आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इस बात का फुल गारंटी है। यह मैगजीन या किसी न्यूज़पेपर के कटिंग से हमने इसको लिखा था। वर्तमान में इस कला को तारकनाथ बढेड़िया और राजेंद्र प्रसाद जैसे कलाकार ने इसको क्या कर रखा है, जीवन प्रदान किया है। वर्तमान में यह कला कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो आप इस कला को देखने के लिए पटना म्यूजियम में घूम सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। खुदा बख्श लाइब्रेरी है, उसमें मिल जाएगा। उसके बाद एक जलान संग्रहालय है, जलान लिखना चाहिए था यार, मिस्टेक है, जलान संग्रहालय है, उसमें आपको यह मिल जाएगा, संग्रहित है, जिसे देखने के लिए आज भी दूर दूर के से कलाकार आते हैं। और इसकी विशेषता इस रूप में देख सकते हैं कि इसकी चर्चा रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे राष्ट्रवादी कलाकारों ने भी किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक चित्रकार थे, उनका भाई का नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर, वो भी बहुत बड़े राष्ट्रवादी चित्रकार थे, ठीक है। भारत माता का चित्र वगैरह जो है उस समय पे बहुत सारे चित्र को इन्होंने बनाया था, तो उन्होंने भी इसकी विशेषताओं का बखान किया है। वर्तमान सरकार भी पटना कलम शैली को जीवंत प्रदान करने हेतु तरह तरह के प्रयास कर रही है। कला के इस इतिहास में पटना कलम अपनी उपयुक्त विशेषताओं के कारण अपना नाम दर्ज किया तथा आगे आने वाले कलाकारों को अपनी अद्भुत कलाकारी से अचंभित करती रहेगी। तो निष्कर्ष इस प्रकार से लिखें कि जो कॉपी चेकर है उसका मन प्रसन्न हो जाए आपके भाषा शैली से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेंस में पटना कलम को लिख सकते हैं। और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको गारंटी है कि 23-24 प्लस ही नंबर मिलेगा, उससे कम मिलने की संभावना नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर अभी तक आपने कोर्स को बाय नहीं किया है और आप प्री मेंस का एग्जाम की तैयारी करें बीपीएससी, तो जरूर ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को जरूर बाय कर लें। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको अभी कोर्स दिया जा रहा है और आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम के पर्पज से, इसीलिए कोर्स को जरूर बाय करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।